जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में। क्या कारण है जो दो देश एक ही यूनियन एक ही साम्राज्य का हिस्सा थे, आज वो दोनों देश युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। हम समझेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दो शक्तियों का उदय हुआ, एक तरफ थी यूएसए और एक तरफ थी यूएसएसआर, यानी वर्तमान में जो रशिया है। ये दोनों शक्तियां अपना वर्चस्व दुनिया पर स्थापित करना चाहती थी और आज भी ये इसी होड़ में लगी हुई है। आप इस बात को समझो कि एक तरफ तो है यूएसए और यूरोपियन यूनियन और एक तरफ है रशिया। इन दोनों के बीच में यूक्रेन जो है वो पिस रहा है। यूक्रेन जो है बलि का बकरा बन रहा है। क्या कारण है कि रशिया वर्तमान में यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है? रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो का हिस्सा न बने। यूएसए व यूरोपियन यूनियन चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो नाटो का हिस्सा बने। रशिया को इस बात का डर है कि यूएसए नाटो के माध्यम से रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। नाटो क्या है? ये नाटो आओ समझते हैं। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 4 अप्रैल 1949 को हुई। नाटो का मुख्य उद्देश्य रशिया का जो साम्राज्यवाद है उसको फैलने से रोकना था। अभी वर्तमान में नाटो के अंदर 30 सदस्य हैं। नाटो के आर्टिकल 5 के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी देश किसी भी नाटो के मेंबर पर अटैक करता है तो उस नाटो के सभी देश मिलकर के उस देश के ऊपर हमला कर देंगे। आप समझ रहे हो? रशिया को इस बात का डर है। इस दुनिया के जितने भी सैन्य खर्च है उस सैन्य खर्च का 70% से अधिक खर्च मात्र ये नाटो के मेंबर्स करते हैं। 50% केवल एक देश है यूएसए जो इस पर खर्चा करता है, इस पर निवेश करता है। अब सिंपल सी बात है, यदि कोई 50% से अधिक इन्वेस्ट कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो वो तो उसका पपेट होगा। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। नाटो जो है वो धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन के और यूरोप के जो दूसरे देश हैं उसको शामिल कर रहा है ताकि वो दुनिया को कंट्रोल कर सके। आप जरा इस बात को सोचिए, इस बात को विचार करिए कि जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था तब से लेकर के 2014 तक तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं किया। ऐसा क्या कारण है कि 2014 में क्रीमिया पे अटैक कर लिया? ऐसा क्या कारण है कि अब दोबारा रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है? क्या कारण है कि रशिया जो है यूक्रेन पे तो अटैक कर रहा है लेकिन बेलारूस पे अटैक नहीं कर रहा? बेलारूस भी तो यूएसएसआर का पार्ट था। आइए समझते हैं। जब 1922 में यूएसएसआर का निर्माण हुआ, यूएसएसआर का गठन हुआ, तो उसमें कुल 15 राज्य थे। जैसे भारत के अंदर राज्य हैं वैसे ही उनके राज्यों को सोवियत कहा जाता था। तो सबसे पावरफुल सोवियत थी रशिया और दूसरे नंबर की पावरफुल जो सोवियत थी वो थी यूक्रेन। इस बात को समझना चाहती हूँ। जो पावरफुल सोवियत थी रशिया वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, बट 1991 में ये 15 कंट्री अलग हो गई। कौन कौन सी वो 15 कंट्री थी? उन 15 कंट्रियों के क्या नाम थे? तो उन 15 देशों के नाम थे रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, मालदोव, बेलारूस, आर्मानिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये 15 देश थी जो 1991 में यूएसएसआर से विघटित हो गई। अच्छा साहब, अब वर्तमान का क्या मसला है? 2014 में रशिया ने यूक्रेन के पेनिसुला, जो आप पिंक पिंक देख रहे हो, इस पिंक पिंक का जो ये पेनिसुला है इस पर कब्जा कर लिया। और जो अभी वर्तमान में ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो इसको डोनबास का एरिया कहते हैं। तो 2 स्टेट को एक स्वतंत्र देश की मान्यता रशिया ने दे दी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लुहांस्क और डोनेट्स्क। ठीक है,
और रशिया का भविष्य में प्लान ये है कि जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया, इस पर ये कब्जा कर लेगा, जिससे ब्लैक सी इसके कंट्रोल में आ जाएगा, अजोव सी इसके कंट्रोल में आ जाएगा। आप इस बात को समझिए दोस्तों, 2004 में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 कंट्री जो यूएसएसआर की कंट्री थी, यूएसएसआर का पार्ट थी, इन्होंने 2004 में नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली। 2 कंट्री जो यूएसएसआर की पार्ट नहीं थी, बट वो एक रणनीतिक रूप से ब्लैक सी के पास में है, एक है बुल्गारिया और एक है रोमानिया। इन दोनों ने भी 2004 में नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिससे रशिया को डर है कि भविष्य में यूएसए रशिया के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाएगा और नाटो के माध्यम से वो रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया और अब ये वाला जो हिस्सा है ये कब्जा कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा माजरा है। अब हम इसकी हिस्ट्री को जानेंगे, अब हम इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये मैटर। देखो, यूक्रेन का ये पक्ष है कि रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर आर्मी को तैनात करके रखा हुआ है, और रशिया का ये पक्ष है कि रशिया बोल रहा है कि यूक्रेन जो है, ये 2 पॉइंट है आप देख रहे हो, एक है ओचकीव और एक है बार्डियांस्क, इन 2 पर नेवल बेस का मतलब नौसेना का जो ठिकाना है वो बनाने का प्लान कर रहा था, जो रशिया को पसंद नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, जैसे आपको पता है कि रशिया चाहता था कि यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर नहीं बने, और इसी कारण से इसने अटैक किया। रशिया फाइनेंशियली, चाहे मिलिट्री की तरीके से, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर यूक्रेन को सपोर्ट करता था, क्योंकि रशिया के और यूक्रेन के पारिवारिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध है और काफ़ी पुराने संबंध है। इस संबंध के तहत रशिया जो है यूक्रेन को सपोर्ट करता था, बट यूक्रेन को दोनों ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ रशिया चाहता है कि वो नाटो का मेंबर नहीं बने, और एक तरफ यूएसए और यूरोपियन यूनियन चाहती है कि वो नाटो का मेंबर बने। अब आगे जानेंगे कि यूक्रेन की और रशिया की हिस्ट्री क्या है। यूक्रेन और रशिया की हिस्ट्री को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। 18th सेंचुरी में एक महारानी होती है कैथरीन द ग्रेट। उसने क्या किया था, 18th सेंचुरी में यूक्रेन को रशियन एम्पायर में मिला लिया, और जब रशियन एम्पायर में मिला लिया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 तक, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूक्रेन के जो निवासी थे वो रशियन एम्पायर की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब उन्होंने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया तो ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ में जार की सेना के खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जार का एम्पायर और ऑटोनोमस एम्पायर ये खत्म हो गए। जब ये दोनों एम्पायर खत्म हो गए तो धीरे धीरे 1917 में एक बोल्शेविक क्रांति होती है। इस क्रांति में लेनिन उभर कर आते हैं, और इस क्रांति के माध्यम से 1922 में यूएसएसआर का गठन होता है, और 1922 में ही यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट बन जाता है। 1922 में लीडर होते हैं लेनिन, और 1924 में लेनिन की मृत्यु के पश्चात 1924 के अंदर लीडरशिप आती है, नेतृत्व आता है स्टालिन के हाथ में। एक ऐसा तानाशाह जो बहुत ही क्रूर होता है, एक ऐसा तानाशाह जो बहुत ही खुखार होता है। 1953 तक वह तानाशाह राज करता है, और कुछ महीनों के बाद में एक ऐसा तानाशाह आता है जिसका हिस्ट्री में इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इसके बाद में 1953 में ही निकिता क्रुश्चेव नाम से एक लीडर गद्दी पर बैठता है, जिसने स्टालिन की जो डिक्टेटर पॉलिसी थी जस्ट उसको पलट के रख दिया, और ऐसे धीरे धीरे लीडर बदलते रहते हैं। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं। इनकी 2 पॉलिसी थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट।
प्रेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन करना और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन। इसका मतलब यह है कि प्रेस्ट्रोइका एक रशियन वर्ड है जिसमें मिखाइल गोर्बाचेव सोवियतों को राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है और आर्थिक रूप से बाजार पर सरकारी नियंत्रण को कम करता है। और ग्लासनोस्ट का मतलब है खुलापन, जहां यूएसएसआर की कंट्रीज में नागरिकों को व प्रेस को अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है। रशियन इतिहासकार यह मानते हैं कि मूलतः यही दो पॉलिसी है जिनकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हुआ। परंतु मेरा ये मानना है दोस्तों, जब 1979 से 89 के बीच में सोवियत और अफगान वॉर हुई थी, यह भी एक मूलतः कारण है जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का मूल कारण बनता है। इस वॉर में रशिया के रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और सैन्य रिसोर्सेज खर्च होते हैं, उनको क्षति पहुंचती है। ये दो मूलतः कारण है कि यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है ना, तो वेस्ट कंट्री, अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे रशिया जर्मनी तक अपनी गैस पाइपलाइन उसने बिछाई है ताकि वो यूरोप में अपनी गैस की सप्लाई कर सके। उसके ऊपर उसने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकालने की कोशिश की है। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक कोड है, फाइनेंशियल कोड, जिससे मनी ट्रांसफ़र होती है। दो कोड होते हैं, एक होता है आईएफएससी कोड और एक होता है स्विफ्ट कोड। आईएफएससी कोड से देश के आंतरिक रूप से मनी का हस्तांतरण यानी मनी ट्रांसफ़र की जा सकती है। जैसे राजस्थान से वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। ऐसे जब मनी का ट्रांसफ़र करना हो तो आईएफएससी कोड इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी भी आप अपनी पासबुक देखोगे तो उस पर आईएफएससी कोड लिखा होगा, ठीक है। और इसी तरह से स्विफ्ट कोड होता है। जब भारत से ऑस्ट्रेलिया, भारत से कोई अफ्रीकन कंट्री या यूरोप से चाइना जब मनी ट्रांसफ़र की जाती है तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल होता है। इसमें डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र नहीं की जाती, मैसेज के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। ये दो कोड होते हैं। और वेस्ट कंट्री रशिया के ऊपर ये सैंक्शंस लगा रही है कि उसे स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया जाए। याद रखना, एक कंट्री है ईरान जो स्विफ्ट से बाहर निकाल दी गई थी। याद रखना, ईरान को 1/3 आर्थिक नुकसान हुआ था जब उसे स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया था। एक बात मैं आपको और बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दोस्तों, यूक्रेन के अंदर लौह अयस्क व कोयले का भंडार आपको मिलेगा। यूक्रेन मक्का, सूरजमुखी का तेल, लौह अयस्क और गेहूं को निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। भारत में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से ही मंगाया जाता है और भारत यूक्रेन को दवाइयाँ यानी फार्मास्यूटिकल भेजता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। रशिया दोस्तों ये चाहता है कि वेस्ट जो कंट्री है वो लिखित रूप से इस बात का आश्वासन दे कि वो कभी भी किसी भी तरीके से नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करेगी। और एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, इन तीनों को नाटो की सदस्यता से विड्रॉल करे। तथा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है दोस्तों, इस युद्ध का समाधान क्या है? इस युद्ध का समाधान है मिन्स्क शांति समझौता। एक पीस एग्रीमेंट किया जाए, बैठ करके वार्तालाप की जाए और जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान निकाला जाए, क्योंकि युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है। शायर लुधियानवी का एक शेर है कि युद्ध तो खुद एक मसला है, वो क्या मसलों को हल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।